Good morning, students. We are going to start our lesson from page number 67. Yesterday we have seen how the information economy helped in development of the industrial growth. Then we have seen about the link of industry with the market. We have seen the location, how the industry can be located or they can be established there. But today we are going to see the classification of industry. Classification of industry is necessary to understand what kind of manufacturing things we used to meet in our country. Not only this, how we can understand about the industries, that what are the ways they are producing. So, list the various manufacturing products you use in daily life, such as transistor, electrical bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, then scooty and etc. So many things, medicines, so on. If we classify the various industries based on the particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as following. So अगर हम देखें, जैसा उस दिन भी हमने देखा था कि इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इतनी सारी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, हम उसे रखें कैसे समझे कि कौन सी इंडस्ट्री को कैसे कैटेगरीज में रखा जाए. तो आज हम वो करने जा रहे हैं. पहला आता है, अंडरलाइन कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. आखिर उसका कच्चा पदार्थ यानी कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसका ओर कहाँ से आता है, उसका कच्चा पदार्थ कहाँ से आता है. इसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पे हम क्या करें, दो हिस्सों में इंडस्ट्रीज को बांटते हैं. वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड मटेरियल यूज करती है, एग्रो इंडस्ट्री कहलाती है. वो इंडस्ट्री जो माइनिंग बेस्ड या मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करती है, वो क्या कहलाती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है. सो आप ये लिख लें साथ में. देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो कॉटन, वुड, जूट, सिल्क है, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, ये सारी चीजें मिलती हैं. यानी कि सब एग्रीकल्चर का आपको मालूम है, एग्रीकल्चर आप पढ़ चुके, तो एग्रीकल्चर से मिला हुआ रॉ मटेरियल है जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है कौन, एग्रो इंडस्ट्री करिए. दूसरा है जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, मशीन और टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स है. ये सब क्या होता है, माइनिंग से मिलती है. तो ये मिनरल से निकाले जाते हैं, इसलिए माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज है. सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है कि वो इंडस्ट्री कौन सा रोल अदा करती है. कई इंडस्ट्रियां दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट करती हैं. कई इंडस्ट्रियां बेसिक इंडस्ट्रियां होती हैं, जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सामान बनाती है. दूसरी इंडस्ट्रियां जो होती कंज्यूमर बेस्ड होती है, यानी कि वो डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास है. आई थिंक यू गॉट इट. नाउ बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर goods or other industries such as iron and steel and copper smelting and aluminum smelting. यहाँ पर अगर हम देखें तो लोहे को पिघालना, प्योरीफाई करना, कॉपर को प्योरीफाई करना, एल्युमिनियम को बॉक्साइट से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना, प्योर करना, ये सब आता है कि यह बेसिक इंडस्ट्री में. ये कोई और चीज नहीं बना रहे, उसको क्या करें, प्योरीफाई करके रिफाइनरीज का काम कर रहे हैं. अब उसको ले जाके आप फैन बनाएंगे, टेबल बनाएंगे या कोई और चीज बनाएंगे, वो अलग बात होती है. तो वो आता है कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री में. सो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन एक्सेट्रा. ओके, अब आती है कैपिटल, कितना पैसा खर्च करती कौन सी इंडस्ट्री. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द reference to the maximum investment allowed on the asset of a unit. This limit has changed over the period of time. At the present, the maximum investment allowed in rupee 1 crore. अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज जो है कितना पैसा लगाकर इंडस्ट्री सेटअप करती है, अपने प्रोडक्शंस को चालू करती है, उस आधार पे हम इंडस्ट्रीज को दो
बांट देती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बिग स्केल इंडस्ट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हर समय चेंजेस रहा है, और अभी आज की तारीख में हम मानते हैं कि 1 करोड़ रुपए यूज करके जो इंडस्ट्रीज वर्कआउट करवाती, कैपिटल लगाकर चलती है, उसे हम स्मॉल स्केल में रखते हैं। परंतु उससे ज्यादा अगर इन्वेस्ट करती है तो वो एंटरप्रेन्योर्स या बिग इंडस्ट्रीज के रूप में जानी जाती है, यानी इंडस्ट्रीज के रूप में जानी जाती है। अब आता है ऑनर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऑनर बेस्ड इंडस्ट्रीज में ऑनर कौन है, उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट उसकी मालिक है। कोई विशेष व्यक्ति जैसे टाटा है, अंबानी है और बिरला जी है, वो है उनके ऑनर, या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर जो जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो है मिलकर काम कर रहे वो होंगे, तो ज्वाइंट सेक्टर होगा। कोऑपरेटिव में अक्सर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करता है, जो फिनिश गुड बनाता है, दोनों यूनिफाइड हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और उससे क्या करते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आइए हम उसको देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर जो है ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, दैट इज BHEL, तो देन SEL, तो BHEL और SEL जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन SEL जो है स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड जो है, ये दोनों जो है जनता की भलाई के लिए गवर्नमेंट के अधीन रखा गया ताकि मार्केट को कंट्रोल में रख सके। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, अभी तो बहुत सारे हम जैसे आप जानते हैं रिलायंस है और डिस्को है, बजाज है, डाबर है, ये सारे जो प्राइवेट है इनके इंडिविजुअल ऑनर्स होते हैं और वो जो है वो अपनी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट इसलिए निकालते कि उनका इंडस्ट्री डेवलप हो, फायदा हो, पैसे बने। ज्वाइंट सेक्टर को अगर हम देखें तो ज्वाइंट सेक्टर में जैसे मैंने कहा था, जैसे ऑयल है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एडफाइड होकर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो अगर हम देखें तो लोगों को अच्छा रोजगार मिलना, साथ के साथ अगर हम देखें तो कंट्री को भी बेटर बेनिफिट मिलना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करना उसमें। देन कोऑपरेटिव सेक्टर आता है। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो वैसी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे कई चीजें होती हैं जिनका जो इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड चीजों के लिए काम करती हैं, वो ज्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर्स में वर्क करती है। जैसे शुगर केन एक ही सीजन में कटेगा और वो क्या शुगर इंडस्ट्री में रहेगा। अगर वो शुगर इंडस्ट्री चलना चाहती है तो उसको रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ पैच आउट करके रहना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, वो इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी, वो लोग शुगर केन दूसरी इंडस्ट्रीज को सेल कर देंगे। परंतु जब ये पैच आउट हो जाता है वो शुगर केन उसी इंडस्ट्री में आती है और वो लोग उसको कन्वर्ट करके उसका प्रॉफिट जो होता है या उसका जो भी मटीरियल है वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसी प्रकार से केरला की कोरी मतलब नारियल के ऊपर का जो रेशा होता है उसे बोलते हैं, इसका बहुत सारा काम आता है, तो वो जो है वो भी क्या है, एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है उसका वेट कितना है, उसके वेट के ऊपर वो बल्कि है, वेटी है, तो उसके आधार पे हम उसे डिवाइड करते हैं। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े लोहे के मशीन्स बनाना, प्लांट सेटअप करना, शिप्स वगैरह की मोटर्स इंडस्ट्रीज बनाना, तो ये सारी जो रेलवे के बोगी बनाना, ये सब जो है हैवी इंडस्ट्री में आता है। वही लाइट इंडस्ट्री हल्की चीज बनाते हैं, जैसे बल्ब बना रहे हैं लाइट वेट, प्लास्टिक के गुड्स बना रहे हैं लाइट वेट, ये सब इंडस्ट्री जो है लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। आई थिंक यू गॉट दिस। तो हम जाने वाले हैं अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, most of the things were come from agricultural area, that is cotton, jute, silk, then wooden, then textile, sugar, edible oil, etc. सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। So we are not going to go for the cotton, but today we will touch the textile industry. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, that is 14%. Then employment कितना दे रहा है, 35 million persons को directly, और अगर हम देखें तो सेकेंड लार्ज आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर वो टेक्सटाइल
इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 14% तो जीडीपी है और प्रोडक्शन है। और अगर हम देखें 35 जो मिलियन पर्सन जो है ये एम्प्लॉय करता है। अगर हम हम देखेंगे तो जीडीपी जो है 4% जीडीपी जो है वो इससे आती है। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री जो है वो सेल्फ रिलायंट है, इसके लिए इसको किसी दूसरे विदेशी चीजों पर या विदेशी सिस्टम पर नहीं डिपेंड करना पड़ता, खुद ही इसका सारा माल इसके पास है और आता है। यानी कि जब कॉटन बॉल से लेकर टाइम तक डिजाइनिंग तक जो है हम कॉटन को हैंडल करते हैं। साथ में ही कॉटन जो है वो एक ऐसा, ये टेक्सटाइल जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके हर स्टैंडर्ड में उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका भाव बढ़ता है। यानी कि हर चीज पे क्या है, पैसा कमाने को मिलता है, भाव बढ़ जाता है या इसके फायदे होते हैं। आप पीछे चलेंगे तो फिगर 6.3 वैल्यू एडिशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे। अब जरूर इसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव अ वैल्यू एडिशनल सिस्टम। कैसे कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वैल्यू एडिंग सिस्टम है। तो आज का क्वेश्चन भी है। देन अगर हम देखें तो रॉ फाइबर वो भी बेचा जाएगा, ठीक है, धागा बन जाएगा, यार्न बनेगा तो वो भी बेचा जा सकता है। यार्न से कपड़ा बना लिया आपने तो कपड़ा भी बेचा जा सकता है, परंतु कपड़े को अगर काट के रंगरोज करके उसको डिजाइन करके गारमेंट बनाते थे वो भी, हर में भाव बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। फिनिश गुड के अंदर तक जाते जाते यानी फिनिश दोनों ही है, रॉ भी फिनिश है, यार्न भी फिनिश है, क्योंकि एक बेसिक इंडस्ट्री की तरह काम कर रही है यहाँ पर। परंतु जब गारमेंट बन जाता है उसका टेलरिंग और उसका कटिंग शटिंग सब होने के बाद एक गारमेंट बनता है तो वो हम कहते हैं कि फाइनल स्टेज है उसका। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि ये काफी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट दे सकती है हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है explain about joint sector and cooperative sector. Explain, not differentiate. Okay, explain about joint sector and cooperative sector. आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी में करके रखेंगे, जब भी हमारा स्कूल खुलता है मैं कॉपी चेक करूंगी। ओके, और तब आप ये नहीं बोलेंगे नहीं हुआ, या in 2 days or 1 day I'll ask the copies. Okay, so that's all for today. Have a nice day.